हर हर महादेव साथियों, केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि दोस्तों जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो वो ज़बरदस्ती जिंदा है। डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सर्दी है बॉडी बनाइए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हमने अच्छे से वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने के बाद में हमने उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया कि कौन सा कितने क्षेत्रफल में विस्तारित है, राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या उसमें निवास करती है, आदि आदि। उसके बाद में हमने पहला जो टॉपिक लिया था या भौतिक प्रदेश लिया था वो लिया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की भी हमने अवस्थिति, स्थिति, विस्तार आदि चीज़ों को जाना। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो हम देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। तो यदि बात करें आज हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, ठीक है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की यदि बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये लिख सकते हैं हम, दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें यदि हम पहला देखें तो पहला हो जाएगा आपका शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल, ठीक है। एक हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट। अब बात आती है शुष्क मरुस्थल क्या होता है और अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या होता है। उससे पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि हम शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त, तो क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप युक्त। और एक हो जाएगा आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं हम शुष्क मरुस्थल की। तो शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थल किसे कहते हैं और इसको हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। तो शुष्क मरुस्थल की यदि बात करें तो शुष्क मरुस्थल वह होगा जिस मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा या औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि मरुस्थल का वह भाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? शुष्क मरुस्थल का नाम दे देंगे, ठीक है। तो मरुस्थल का वह भाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है उसे हम शुष्क मरुस्थल कह देते हैं। और शुष्क मरुस्थल का यदि हम विस्तार देखें तो यदि इसके विस्तार की हम बात करें तो यदि हम मैप बनाते हैं एक बार और मैप में इसको प्लॉट करेंगे, थोड़ा जल्दी के अंदर ऐसा ही बनेगा, देख लीजिएगा एक बार। तो यदि बात करें इस तरीके से हम शुष्क मरुस्थल को डिवाइड कर सकते हैं। और इसको आधार क्या होगा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसकी एक और डेफिनेशन निकल कर आ सकती है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हैं। और यदि इसके विस्तार की बात करें
तो एक तो हम ले सकते हैं आपके जैसलमेर को, एक ले सकते हैं हम आपके बीकानेर को, एक ले सकते हैं हम आपके उत्तर पश्चिमी बाड़मेर को। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें आ जाता है आपका पश्चिमी जोधपुर का हिस्सा। और बाकी आपके जो एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न होगा या क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे उनके आधार पर भी इसका आंसर निकाला जाएगा। तो शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में विभाजित किया, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। अब इससे भी पहले यदि बात की हमने शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो शुष्क मरुस्थल वह क्षेत्र जो 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। और यदि इसकी स्थिति की बात की जाए तो यह कहाँ स्थित है, यह विस्तार कहाँ है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में ये स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। अब बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, तो जो शुष्क मरुस्थल है उसका 58.50% कौन सा मरुस्थल है, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल है। वहीं यदि बात करें बालू का स्तूप मुक्त की तो यह हो जाएगा 4150% या 41.50%। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की। तो यदि हम अर्धशुष्क मरुस्थल को देखेंगे तो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा शुष्क, और ये हो जाएगी हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। और अब देखिए जिसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा अरावली के मध्य का जो क्षेत्र होगा वही क्या कहलाएगा, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा एवं अरावली के मध्य स्थित क्षेत्र, अरावली के मध्य स्थित क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों, अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाएगा। अब इससे पहले हमें दो फैक्ट और जानने हैं, 2 या 3। एक तो हो जाएगा आपका कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। किसको, मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, पहला फैक्ट। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा फैक्ट जानते हैं। तो दूसरा फैक्ट ये हो जाएगा कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद में एक और आ जाता है तीसरा फैक्ट निकल करके, जो है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल एवं पूर्वी मैदानों को पृथक करती है, पूर्वी मैदानों को पृथक करती है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमारे मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थल एवं अर्धशुष्क मरुस्थल, एरिड और सेमी एरिड। वहीं 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करेंगे तो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट देगी। और वहीं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करेंगे जो कि अरावली के समानांतर गुजरती है, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा पूर्वी मैदानों को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ तक एक बार हमने जाना कि मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क मरुस्थल क्या है, शुष्क मरुस्थल क्या है। उसके बाद में शुष्क मरुस्थल को भी हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया। उसमें पहला क्या हो जाएगा आपका बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जो कि किसका भाग है, शुष्क मरुस्थल का भाग है। तो हम एलिबरेट करके आगे शुष्क मरुस्थल को और अच्छे से जानेंगे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को कि शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है।
शुष्क मरुस्थल का बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र क्या है और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र क्या है। तो हम पहले लेंगे बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र को। तो मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं उसे बालुका स्तूप युक्त कहा जाता है, और जहाँ पर बालुका स्तूपों की अनुपस्थिति रहती है उसे ही हम बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र कह देते हैं। यदि बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत हम एक तो ले लेते हैं आपकी जलपट्टी को, जलपट्टी जिसे लाठी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लाठी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में ले लेते हैं एक आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क। इसके अलावा हमादा, ठीक है, हमादा किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल। और इसके अलावा भी हम लें तो एक ले लेते हैं आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बालुका स्तूपों की अनुपस्थिति दर्ज की जाती है। अब बात करते हैं हम बालुका स्तूप की। तो पहली बात आती है निकल कर कि बालुका स्तूप क्या होते हैं। तो यदि बालुका स्तूप को हम जानें तो बालुका स्तूप होंगे क्या, इसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे आप सब जानते भी हैं कि बालुका स्तूप क्या होंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के बड़े बड़े टिब्बे पाए जाते हैं और उन्हीं को पवन के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके स्थानांतरित या अपवाहित करके निक्षेपित किया जाता है तो उससे कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और उन्हीं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को हम बालुका स्तूप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के निक्षेपणात्मक या डिपोजिशन वर्क, निक्षेपणात्मक कार्यों द्वारा निर्मित या फिर कह सकते हैं बालू निर्मित, बालू निर्मित स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ या स्थलाकृति क्या कही जाती है? बालुका स्तूप कही जाती है। तो ये तो हमने देखा बालुका स्तूप किसे कहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के निक्षेपणात्मक कार्यों के द्वारा निर्मित या बालू द्वारा निर्मित स्थलाकृति को हम क्या कह सकते हैं? बालुका स्तूप कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पवन के द्वारा दो काम किए जाएंगे। पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है या फोर्स है या बल है जो कि यहाँ की स्थलाकृतियों को प्रभावित करता है। तो पवन के द्वारा दो कार्य किए जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका अपर्दन, ठीक है दोस्तों, अपर्दन, और एक हो जाएगा अपवहन। क्या हो जाएगा? अपवहन। और एक हो जाएगा निक्षेपण या डिपोजिशन जिसे कहते हैं हम, निक्षेपण। तो पवन एक तरीके से तीन प्रकार से कार्य करेगी, अपवहन, अपर्दन तथा निक्षेपण। तो यदि हम बात करें निक्षेपण की, अपवहन की और अपर्दन की, तो अपर्दन तो आप सब जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? काटना। क्या होता है? काटना। तो पवन के द्वारा जब किसी स्थलाकृति को काटा जाएगा तो उसे हम उसका अपर्दन कह सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में। इसके बाद में यदि बात करें अपवहन की, तो अपवहन के अंदर इसको काटने के उपरांत इसका पवन द्वारा परिवहन या उड़ा के बहाया जाएगा इसको, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अपवहन कह देते हैं। और अंत में उसको कहीं ले जाके जमा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जमा देना। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। और जो सारे बालुका स्तूप होते हैं वो इसी प्रक्रम के द्वारा निर्मित होते हैं। तो कई बार हमें ऑप्शन में देखने को मिलता है कि बालुका स्तूप पवन के किस प्रक्रम के द्वारा निर्मित है? अपवहन, अपर्दन, निक्षेपण। तो उनका निर्माण होता है तो वो निक्षेपण के द्वारा होता है। अब इसके बाद में बात करें यदि बालुका स्तूपों के प्रकारों की, तो हम बालुका स्तूपों को देख सकते हैं कई प्रकारों में। तो बालुका स्तूपों के प्रकार, और यदि बालुका स्तूपों के प्रकार की बात करें तो इनको तीन विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है।
पहला जो किया वैगनाल्ड ने किया, या वैगनोल्ड भी उन्हें कहा जाता है, 1993 के अंदर। ठीक है। अब यदि 1933 के अंदर इन्होंने वर्गीकृत किया कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो इन्होंने बता दिया बरखान, क्या बता दिया? बरखान। और दूसरा बता दिया इन्होंने सीफ। क्या बता दिया? सीफ। इसके बाद में एक विद्वान आते हैं हेकी महोदय ने 1941 के अंदर जो बालुका स्तूपों के प्रकार बताए, उनमें पहला था अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, दूसरा बताया अनुदैर्ध्य के बाद में जो तीसरा उन्होंने बताया वो था पैराबोलिक। कौन सा था? पैराबोलिक। इसके बाद में एक और विद्वान आते हैं, उनका नाम है मेकी। क्या नाम है? मेकी, जिन्होंने 1969 के अंतर्गत इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब यदि बात करें हेकी और मेकी, इसका जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1979 के अंतर्गत किया था, और इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया तो इसमें तीनों को कंक्लूड कर लिया इन्होंने, 3 तो ये हो जाएंगे। इसके बाद में एक दिया तारानुमा के बाद में इन्होंने 3, चौथा हो गया ने, 5वां दिया इन्होंने नेटवर्क बालुका स्तूप। इसके बाद में इन्होंने एक दिया, क्या कहेंगे उसको, अवरोधात्मक या अवरोधी बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप। इसके अलावा भी इन्होंने एक और दिया, वो था श्रब कॉपीज। ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने इसके प्रकार बताए, किसके? बालुका स्तूपों के। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि वैगनोल्ड के अनुसार कितने प्रकार के बालुका स्तूप थे? तो 2 प्रकार के, बरखान और सीफ। हेकी के अनुसार 3 प्रकार के, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक। वहीं यदि बात करें मेकी महोदय के अनुसार तो तीनों तीनों तो आपके ये आ जाएंगे। उसके अलावा एक आ जाएगा तारानुमा, एक आ जाएगा आपका नेटवर्क बालुका स्तूप, और एक आ जाएगा आपका अवरोधी बालुका स्तूप, तथा एक श्रब कॉपीज को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमने देखा बालुका स्तूपों का प्रकार या वर्गीकरण को। अब हम एक एक बालुका स्तूप को उठाते हैं और उनका विश्लेषण अच्छे से करते हैं। तो जो पहला होगा वो होगा आपका बरखान। क्या हो जाएगा? बरखान। अब यदि बरखान की बात करें तो जो अर्धचंद्राकार प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं, मतलब अर्धचंद्राकार आकृति के बालुका स्तूप क्या कहे जाते हैं? बरखान कहे जाते हैं। अब यदि बात करें बरखान की आकृति की तो क्या हो जाएगी? अर्धचंद्राकार आकृति हो जाएगी, और इन्हीं को हम क्या कह देंगे? बरखान कह देंगे। अब यदि इनका चित्र बनाएं हम तो इनका कुछ जो परिदृश्य निकल कर आएगा वो इस तरीके से आएगा। और ये आपके इसके डिपोजिशन हो जाएगा बालू का, और इसे हम क्या कह देंगे? बरखान कह देंगे। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए पहला तो इसकी हो जाएगी ढाल। क्या हो जाएगी? ढाल। तो यदि इसकी ढाल को हम देखें तो पवन जिस साइड से आएगी, पवन की दिशा जिस साइड से होगी उसी साइड इसकी ढाल होती है। तो हम यहाँ पवन की दिशा बना देते हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो ढाल हो जाएगी वो किस साइड हो जाएगी? तो इसकी ढाल हो जाएगी पवनाभिमुख, पवनाभिमुख अर्थात पवन की ओर, पवन की
ओर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि बरखान की ढाल होती है पवन विमुख और पवन भिमुख, तो पवनाभिमुख इसकी ढाल होगी अर्थात पवन के होगी, किसके, पवन के सम्मुख होगी। इसके बाद में इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह जो है मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक रोल को कहेंगे हम भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण के लिए इसकी सर्वाधिक भूमिका होती है। इसके बाद में यदि बात करें इसके विस्तार की, तो यह मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में और शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत भी यदि देखें तो चूरू जिले के अंतर्गत ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका बरखान। बरखान में हमने देखा इसकी आकृति को, इसकी ढाल को, इसका जो विशेषता थी इसको और इसके विस्तार को। नेक्स्ट जो निकल कर आता है आपका बालू का स्तूप, वो आ जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं वायु के समकोण पर, या वायु की जगह हम नाम क्या लेंगे, पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप। जैसे कि पवन की दिशा यह है और इसके सामने क्या आ गया, अवरोध आ गया। अवरोध आ जाएगा तो पवन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो जो सोइल होगी उसकी डिपोजिशन भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और इसका कारण क्या होगा कि इसके सामने क्या आ जाएगा, अवरोध आ जाएगा। तो पवन की दिशा के या पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप जिनके सामने क्या आ जाए, अवरोध पैदा हो जाए, उसके कारण वो दो भागों में पवन बट जाती है। दो भागों में बटने के बाद में उनका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन इस तरीके से हो जाएगा। और इन्हीं को हम क्या कह देंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके यदि विस्तार की बात करें तो विस्तार में ये अधिकतर बाड़मेर तथा जोधपुर में देखे जाते हैं। तो इनके विस्तार में हम लिख सकते हैं बाड़मेर एवं जोधपुर। इसके बाद में एक होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब यदि बात करें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप तो इन्हें पवनानुवर्ती भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पवनानुवर्ती। यहीं पर क्वेश्चन गलत भी होते हैं कई बार। पवनानुवर्ती मतलब पवन के समानांतर। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि पवन के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं, समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य, अथवा इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा पवनानुवर्ती, इसमें मात्रा का ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, तो ये रेखीय भी कहे जाते हैं। अब जो ये जमेंगे तो इनका जमाव क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें पवन की दिशा के समानांतर इनका क्या होगा, डिपोजिशन होगा। इस तरीके से ये पवन के समानांतर जमते जाएंगे। तो इसीलिए इनको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स कहा जाता है। पवन की दिशा इसमें आप ये कर सकते हो। ठीक है, पवन की दिशा। तो ये हो गए हमारे 3 बालू का स्तूप। एक तो हो गया बरखान, एक हो गया अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, एक हो गया आपका अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका पैराबोलिक। क्या हो जाएगा, पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब यदि पैराबोलिक की बात की जाए तो ये किसके विपरीत होंगे, बरखान के विपरीत होंगे। क्या होंगे, बरखान के विपरीत, या फिर कहे तो
हेयर पिन जैसी आकृति के बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहे जाते हैं। तो यदि इनकी आकृति देखें तो एक बार तो हम बनाते हैं इसको अपने को बरखान को, तो बरखान तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका उल्टा यदि हम बनाएं किसको? बरखान को, तो इस तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके से जो बरखान होगा इसमें पवन की दिशा किस साइड होगी? ढाल के विपरीत होगी। किस साइड होगी? ढाल के विपरीत होगी। और बरखान में ढाल के सम्मुख होती है। तो यहाँ हमने देख लिया, ये तो क्या है? बरखान हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका? पैराबोलिक। ठीक है दोस्तों, तो पैराबोलिक की ढाल पवन के विमुख होगी। तो पहले तो इसकी विशेषता लिखते हैं हम ढाल, और यदि ढाल की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी? पवन विमुख या पवन विमुख ही होगी। इसके बाद में पवन की दिशा भी क्या हो जाएगी? ढाल के विपरीत हो जाएगी, है ना। तो पवन की दिशा दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पवन की दिशा, तो पवन की दिशा की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? ढाल के विपरीत हो जाएगी। इसके बाद में इनकी जो सर्वश्रेष्ठ विशेषता है वो यह है कि यह राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह राजस्थान में पाए जाने वाले, सर्वाधिक पाए जाने वाले, है ना, तो सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि यह राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। इनके बाद में एक होता है आपका सीफ। क्या होता है? सीफ। अब ये सीफ क्या है? यदि सीफ की बात करें तो देखिए आपका ये है बरखान। क्या है? बरखान। अब बरखान का क्या होगा कि पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण इसकी एक दिशा आगे की ओर मुड़ जाएगी। तो बरखान का जब ये रूप हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? सीफ कहा जाता है। तो सीफ क्या होता है? तो इसमें लिख सकते हैं पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण, पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सीफ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में एक और बालू का स्तूप है, उसे कहते हैं हम सब्र कोपीज या श्रब कोपीज। कहीं कहीं पर इसका नाम स्क्रब कोपीज के नाम से भी जाना जाता, तो स्क्रब कोपीज भी इन्हें कह देते हैं। अब ये क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में जो झाड़ियाँ होती है, तो झाड़ियों के मध्य में क्या होते हैं? छोटे छोटे बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और इनके बीच में जो छोटे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं गुंबदाकार, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सब्र या श्रब कोपीज या स्क्रब कोपीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पतियों या वनस्पति के, अथवा इसमें हम लिख सकते हैं झाड़ियों के समीप, वो थोड़ा आसान रहेगा, झाड़ियों के समीप बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? श्रब कोपीज या स्क्रब कोपीज कहे जाते हैं। और इनका सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो इनका जो सर्वाधिक विस्तार होगा वो हो जाएगा आपके जैसलमेर के अंदर। किस मेर के अंदर? जैसलमेर के अंदर। अब एक बचा दोस्तों, वो है आपका तारानुमा बालू का स्तूप। कौन सा स्तूप? तारानुमा बालू का स्तूप। अब यदि तारानुमा बालू का स्तूप की बात करें तो ये इसका जो निर्माण होगा वो किस कारण होगा? पवन की दिशा में बार बार परिवर्तन के कारण, बार बार परिवर्तन के कारण।
इस तरीके से जो बालू का स्तूपों का निर्माण होगा वो क्या कहलाएंगे, तारानुमा बालू का स्तूप कहे जाते हैं। और यदि इनकी बात करें तो ये गंगानगर तथा इस साइड में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब तक हमने जाने राजस्थान में बनने वाले विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।